हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू। सबसे पहले एक पेन लीजिए और 30 सेकंड्स के लिए अपनी उंगलियों पर घुमाइए, कॉन्सेंट्रेट ऑफ माइंड। एक लाइन सुनिए कि पेड़ ने पूछा कौवे से, भाई तूने शादी क्यों नहीं की। तो कौवे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी में तो पहले से ही काँव काँव बढ़ी पड़ी है, अब तू मुझे सुकून से उड़ने भी मत दे। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं द डस्ट ऑफ स्नो, एक कौवा और एक पेड़ की ऐसी कहानी जो आपको आपके मन के अंदर कुछ नया महसूस करा देगी। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति अपने आप को और इंसान को और लोगों को सोचने का नज़रिया बदलवा देता है। जी हाँ, एक कहानी है, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठता है, उसका पूरा दिन अपसेट रहता है, खराब होता है। जब वो जाके पेड़ के नीचे बैठता है तो कोई ऐसी छोटी सी प्राकृतिक घटना होती है जिस घटना की वजह से उसका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। आप सोचिए कि आप एक क्लास में बैठे, क्लास में आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं, आप घर से अपसेट होके आए, मम्मी ने, पापा ने, ताऊ ने कुछ कह दिया है, आप बैठे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और आपसे कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुन के आपको अच्छा लगा हो, एकदम से आप खुश हो गए हो, आपका माइंड रिफ्रेश हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, उस घटना के बाद उस लेखक का, उस व्यक्ति का माइंड इतना खुल गया कि जो उसने अपना समय बर्बाद किया था वो समय बचा हुआ दिन का बच गया और उसने अपनी लाइफ को सेव कर लिया। जी हाँ, इस पोइम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। आपको चैन से ये स्टोरी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस फोकस करके रखना है। सबसे पहले किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हमारे दिमाग में फिट होंगे तो स्टोरी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू वांट टू टेक दिस लेसन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर, देन आई विल प्रोवाइड यू, ओनली टेल मी इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो मैं आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले विजुअल ग्लोसरी देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट बॉक्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, विजुअल ग्लोसरी जो है उसमें किन किन कैरेक्टर्स का यूज किया गया है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था एक कौवा, जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। कौवा एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस पूरी पोएम में। दूसरा, एक पेड़ जो कि हेमलॉक ट्री है, जिसमें जहर माना जाता है कि इसमें जहर भरा हुआ रहता है, उसकी बात की गई है। इसमें आप देख पाएंगे कि एक ऐसा शब्द दिया गया है जो अक्सर आपके पेपरों में, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको समझ लेना है, और वो है रूइट। लिख लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और लिख लीजिए रूइट, और इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, किसी भी चीज का पछतावा करना। लेखक को पछतावा होता है किस चीज का, कि उसने जो अपने दिन का बचा हुआ समय था वो किस तरीके से बर्बाद कर दिया, कैसे उसका बचा हुआ समय खराब हो गया। इसलिए इस बर्ड का बहुत महत्व है इस पोएम में। इसके बाद यहां पे डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जो आपको छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, वो इस स्नो का टुकड़ा है जो आपको विजुअलाइज करना है अपने माइंड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट यहां पे देखेंगे आप कॉन्सेप्ट बॉक्स। कॉन्सेप्ट बॉक्स में इस कहानी का सारांश दिया हुआ है, इस कहानी का महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है। आप समझिए, आप सेंट्रल आइडिया लिखते होंगे, उस सेंट्रल आइडिया में क्या लिखेंगे आप, उस कहानी का विजुअलाइजेशन लिखेंगे आप। सो इसमें वही दिया गया है, द पोएम शोज हाउ अ सिंपल ऑर्डिनरी मूवमेंट इन नेचर कैन वॉश अवे सैडनेस एंड ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन आवर मूड। यानी कि आप प्रकृति के संपर्क में जब चले जाते हैं तो क्या करेंगे आप, वो प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं काफी हैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, उसको तरोताजा बनाने के लिए। आपने एक एग्जाम्पल भी सुना होगा, घर पे जब आप लड़ लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, गए घर वालों ने कुछ कह दिया तो थोड़ा अनबन हो गई, एक दूसरे से बातें चलने लगी, तो मम्मी कहती है बेटा, हे बेटी, अरे तू छोड़ ना, यहां से जा ना, जा कहीं घूम, या कहीं खेतों पे चली जा। क्यों भेजते हैं वो, क्योंकि आपका माइंड प्रकृति के लिए कंसंट्रेट हो जाए। आपका माइंड प्रकृति में जब जाएगा तो उसकी बहुत सारी चीजें रिबूस्ट होंगी, रिब्रेस होंगी, रिफ्रेश होंगी, राइट। तो इसलिए आपको वो भेज देते हैं कहां, बाहर के लिए। ओके, सो ये आप सेंट्रल आइडिया में भी काउंट कर सकते हैं, इसको आप सेंट्रल आइडिया के रूप में लिख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इससे
मिल सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट, कॉपी पेन लेके कौन कौन नहीं बैठा है? दैट्स बैड हैबिट। प्लीज टेक योर नोटबुक्स एंड राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर देयर। ओके, सो नाउ लिटरेरी डिवाइसेस जो महत्वपूर्ण है, अभी हम स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। ओके, सो लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी इसमें आई हैं? पहले आया राइमिंग स्कीम, फिर सिंबोलाइज्म, ठीक, फिर आया एलिट्रेशन और उसके बाद आया एंजाममेंट। ओके, इन लिटरेरी डिवाइस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइमिंग स्कीम। तो ये जो पोएम है आपके लेसन की, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए, आपको बता देते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। ओके, ए बी सी। चलिए एक बार पैक आउट होते हैं वापस के लिए। उन्होंने दिया है इसमें कि इसकी जो तुकबंद, सॉरी, ए बी और सी डी, बाय मिस्टेक, ए बी और सी डी, ए बी सी डी। देखिए क्यों और कैसे ये होगी मैं आपको बताता हूं। पोएम है द बे अ क्रो। एक मिनट, यहां से ही समझा देता हूं आपके लिए। वेल, खैर, इस पार्ट के लिए तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी। ओके, कैसे है इसके लिए हम लास्ट में आपको समझा देते हैं राइमिंग स्कीम निकलती कैसे है। तो राइमिंग स्कीम कुछ इस तरीके से निकलती है। देखिए, राइमिंग स्कीम के लिए हमें लास्ट के पार्ट को काउंट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि आपके पार्ट के लास्ट में क्या है। यहां है क्रो, यहां है स्नो। क्रो ओ की आवाज आ रही है, स्नो ओ की आवाज आ रही है, राइट। मी ई की आवाज आ रही है, राइट। मी और ट्री ई की आवाज आ रही है। इसको हमने दे दिया ए, इसको हमने दे दिया बी, फिर ओ है इसलिए ए है, और ई है इसलिए क्या है, बी है। ठीक, इस तरीके से हम राइमिंग स्कीम्स को निकालते हैं। यहां पे भी देख लीजिए अगली लाइंस में क्या है, हर्ट, ठीक, मूड और पार्ट और रूइड। पहले यहां समझिए, यहां पे लास्ट में डब्ल्यू ई आ रहा है और यहां पे लास्ट में आ रहा है टी, तो बदल गया ना, डब्ल्यू ई में से कुछ भी नहीं है ना, तो अब टी जो आ रहा है तो इसके लिए हम क्या देंगे, सी और डी तो दे दिया, ठीक है, तो फिर से हम क्या देंगे इसको, मतलब ए और बी दे दिया ना, सी बचा है, तो इसको हम देंगे सी, ठीक, और फिर इसको हम देंगे डी, फिर इसको हम देंगे, क्योंकि टी आ रहा है टी वाला सी हुआ, और ये डी आ रहा है तो डी वाला डी हुआ। ओके, तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी बच्चों, इसकी राइमिंग स्कीम बनती है, इधर आते हैं हम दोबारा से, ओके, इसकी राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी डी, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। ओके, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। दूसरा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसके बाद आपका आता है सिंबोलिज्म। देखिए, सिंबोलिज्म को थोड़ा समझिए। पहले तो प्रतीकवाद जो होता है, प्रतीकवाद जो होता है, प्रतीक में क्या समझते हैं हम, किसी का सिंबल, क्या समझते हैं हम, किसी का सिंबल। सिंबल को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो सिंबल दिए हुए हैं आपके लिए। कितने सिंबल दिए हुए हैं बच्चा? दो सिंबल। पहला क्रो का सिंबल दिया हुआ है और दूसरा उधर ही पीछे देख रहे हो आप, ट्री का सिंबल दिया हुआ है। किसका? ट्री। क्रो और ट्री दो सिंबल दिए हुए हैं। दोनों सिंबल को आपको समझना है। या दोनों सिंबल सैडनेस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। कैसे दुख का? आपने सुना होगा अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में क्या सुना होगा, अरे भाई कौवा काँव काँव कर गया, ये थोड़ा सैडनेस का प्रतीक है, दुखद का प्रतीक है। कौवे को लोग क्या मानते हैं, लोग मानते हैं कौवे को कि ये कौवा जो होता है ना, वो एक बेकार होता है, मतलब उसका इफेक्ट हम पे गलत पड़ता है, तो इसलिए हम कौवे को एक प्रतीक मानते हैं। और ऐसे ही हेमलॉक ट्री में थोड़ा जहर सा होता है, इसलिए इसको भी मानव रूप से देखा जाए तो गलत माना जाता है, इसको गलत रूप दिया जाता है। और लेखक इन दोनों को पॉजिटिव वे में यूज करता है, यानी इसको निगेटिव मानते हैं हम लोग, कुछ लोग निगेटिव इसको मानते हैं, और लेखक ने सोचने का नजरिया बदल दिया और इनको पॉजिटिव दिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ मिलकर ये हम लोगों को चेंज करते हैं, हम लोग के मूड को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक लिटरेरी डिवाइस आती है जो है एलिट्रेशन। क्या है एलिट्रेशन? एलिट्रेशन को समझने के लिए हम एक रॉ का इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं एलिट्रेशन क्या है। तो देखो बच्चा,
एलिट्रेशन जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां पर आपको पहले लिखिए एलिट्रेशन अपनी कॉपी में, ठीक है, लिखिए एलिट्रेशन, ठीक, एलिट्रेशन लिख दिया। एलिट्रेशन लिखने के बाद आप यहां पे लिखिए एक लाइन अपनी पोएम की, कौन सी लाइन लिखी हुई है इसमें, ओके, इसमें लिखी हुई है आपकी लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट, ओके, चलिए हैज़ गिवन माई हार्ट लिखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट। ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों में डिवाइस कौन सी यूज की गई है, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन कैसे यूज की गई है समझिए। एलिट्रेशन होता क्या है, एलिट्रेशन को हम कॉन्सोनेंस भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंस, पहले समझिए आप कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं ना जहां पे कॉन्सोनेंट का रिपीट होता है, क्या होता है, रिपीट या रीयूज होता है। कॉन्सोनेंट्स का जहां रिपीट होता है या रीयूज होता है वहां पे एलिट्रेशन होता है। जैसे यहां पे देख लीजिए एच एक बार आया, एच दूसरी बार आया, इसमें कौन सा लेटर दोबारा रिवाइज हो रहा है, दोबारा रिवाइज हो रहा है एच, और एच जहां रिवाइज हो रहा है, एच क्या है, एच एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। एच जब एक कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एलिट्रेशन, क्योंकि इसमें किन्हीं कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए कभी देखिए नीचे वाले में देख लीजिए सेव्ड और सम, इसमें एस का रिपीटेशन हो रहा है और इसमें एस का रिपीटेशन हो रहा है, और इसलिए इसमें क्या है, एलिट्रेशन, यानी कॉन्सोनेंट को बार बार यूज किया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, कॉन्सोनेंट की जगह वॉवल्स का भी बार बार यूज होता है, किसका, वॉवल्स का, और जहां वॉवल्स का यूज होता है बार बार उसको हम कहते हैं एशोनेंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं एशोनेंस। और एशोनेंस कैसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आपकी इसी पोएम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, सूक डाउन ऑन मी, क्या है एग्जांपल, इसका अच्छा एग्जांपल है सूक डाउन ऑन मी, इसको लिख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो और समझो कैसे सूक डाउन ऑन मी है। तो देखिए यहां पर ओ का यूज हो रहा है, ओ क्या एक बावल है, क्या है, ओ एक बावल है, ठीक है, यहां पर भी ओ का यूज हो रहा है, ओ क्या है, एक बावल है, क्या है, एक बावल है, ठीक है। जब बावल का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मैंने बताया था आपको, जब बावल का बार बार रिपीटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। तो आपकी लिटरेरी डिवाइस में एसोनेंस भी दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया, और जब इतना आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एंजामेंट, ओके, क्या है, एंजामेंट। एंजामेंट क्या होता है समझ लीजिए आप, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूं। एंजामेंट के लिए आपको समझना है, एक पॉइंट होता है फुल स्टॉप, राइट, सब जानते हैं इस फुल स्टॉप के लिए। कभी कभी जब लाइनें लिखी हुई होती हैं तो उन लाइनों को बिना फुल स्टॉप के दे दिया जाता है। एक लाइन जो कि बिना फुल स्टॉप के चलती जा रही है, या एक कोई पोएम जो बिना फुल स्टॉप के आगे बढ़ती जा रही है और लास्ट में जाकर के 2-4 लाइन के बाद फुल स्टॉप उसमें लग रहा है, तो ऐसे में उसको एंजामेंट बोलते हैं हम। कैसे, सिंपल सा इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए। सिंपल सा इसका एग्जांपल आप जब समझेंगे तो यहाँ पे आइए, चारों पोएम की चारों लाइन पर आ जाइए। ये है आपकी पोएम की चारों लाइन, राइट। इसमें देखिए आप, यहां से शुरू होगा आपका पोएम, ठीक है, यहां से आपका पोएम शुरू हुआ। देखिए ना तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक, ना यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, ना यहाँ आ रहा है, ना यहाँ, ठीक है। इसमें देखिए अगली चाल, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, और ये आ रहा है लास्ट में फुल स्टॉप। कहाँ आ रहा है, लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका पूरी पोएम कंप्लीट होने के बाद एक फुल स्टॉप आ रहा है। और जब पूरी पोएम कंप्लीट होने के बाद एक फुल स्टॉप आ रहा है तो आपको क्या समझना चाहिए कि इसमें एक एंजामेंट लिटरेरी डिवाइस दी गई है, कि एक पूरी पोएम पूरी हो गई है, उसके लास्ट में जाके एक फुल स्टॉप आ रहा है, दैट इज एंजामेंट। समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट पे चलें, कॉपी पेन है एनर्जी के साथ। चलिए तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पेज के बाद, एंजामेंट के बाद, और नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अब हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट आता है कि पोएम की थ्योरी क्या है, पोएम की थ्योरी क्या है, पोएम को हिंदी में कैसे समझेंगे और पोएम में आखिर दिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपकी 4 लाइनें, एक स्टेंजा है, इस स्टेंजा में आपका दिया गया है द बे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो
फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्या बताया? इमेजिन करिए एक पोइट था, कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहाँ गया? एक पेड़ के नीचे बैठता है। वो कहता है कि मैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठा हूं तो ऊपर उसके एक कौवा बैठा है। पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ कौवा थोड़ा सा हिलता है, और हिलने के बाद एक क्या? पार्टिकल ऑफ किसका? स्नो का गिरता है उसके ऊपर, और गिरने के बाद उसके साथ क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट। वो कहता है कि मेरा जो हृदय है उसको उसने दे दिया, एक पार्टिकल ने, एक स्नो के टुकड़े ने, क्या? अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। यानी कि मेरा जो समय था जो बेकार हो चुका था, उसमें जो बचा हुआ समय था उसको सेव कर दिया। किसने? एक छोटे से टुकड़े ने जो मेरे ऊपर गिर गया। यानी कि मान लीजिए वो डिस्टर्ब होके आया, उसे बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी कलेशें थी, पेड़ के नीचे आके बैठ गया, और बैठने के बाद क्या हुआ उसके साथ? सिंपल सा हुआ कि डिस्टर्ब था, एक कौवा बैठा, उसने एक बूंद पार्टिकल डाला उसके ऊपर, गिर गया धोखे से। उसके बाद जब उसको ठंडा ठंडा लगा, तो आप सोचिए एकदम बहुत तेज बारिश आती है ना, आप बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज बारिश आई, आप क्या कहें? बारिश में निकल के गए तो छोटी छोटी बूंदों का एंजॉय करने के लिए, जब ठंडी ठंडी बूंदें आपके शरीर पे, कितना आनंद आता, आहा, मेरा तो सब टाइम पास हो गया। सेम वही उसके साथ हुआ कि छोटी सी बूंद उसके ऊपर गिरी, और उससे क्या हुआ कि भाई इसका मूड जो खराब था वो बिल्कुल बदल गया, और जो दिन तो उसने आधा बर्बाद कर दिया, शाम के 4-5 बजे के बाद का जो समय बचा वो उसमें फ्रेश हो गया। अब उसको कोई चिंता, कोई कलेश नहीं रही। तो इस पोएम में प्यारे बच्चों, ये आपको सिखाया गया है कि आप कैसे अपने माइंड को प्रकृति के साथ कन्वर्ट होकर के, प्रकृति के साथ घुल मिल करके चेंज कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू विल इन्वॉल्व योर सेल्फ इनटू प्रकृति, नेचर। आपको पता चलेगा कि नेचर कितना आपके ऊपर इफेक्ट करती है। सो लास्ट में हम देखेंगे द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम का एक सेंट्रल मैसेज क्या है, पोइट आपको क्या बताना चाहता है। पहले इसको नोट डाउन कर लेगा, ओके? कैसे? सबसे पहले कौवा है। कौवा को पोइट क्या करता है? मैंने शायरी सुनाई थी, उसको थोड़ा सा याद करके मुझे हंसी आ गया। कि कौवा को पोइट क्या कहता है? निगेटिव माइंडसेट से बैठा हुआ है। कौवा कैसे बैठा है? नेगेटिव माइंडसेट से। कहाँ? पोएम में नहीं, आपके घर पे। आपके घर पे आके बैठ गया, इधर उधर आके बैठ गया, तो क्या सोचते हैं भाई? यार ये तो कौवा आ गया, इसने तो पूरा ही दिमाग खराब कर दिया, राइट है ना? तो ऐसा नहीं सोचेगा, निगेटिव माइंडसेट से बैठा है वो कौवा, सबके माइंड में निगेटिव माइंडसेट से है। लेकिन पोइट क्या करता है? उसको रिफ्रेश कर देता है, और क्या करता है? पॉजिटिव माइंडसेट बना देता है उसका। क्योंकि कौवा किसके साथ कन्वर्टेड है? प्रकृति के साथ, तो उसका माइंडसेट कैसा हो गया? पॉजिटिव, राइट? तो वो उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इंसान का सोचने का नजरिया बदल देता है कि ये गलत चीज नहीं, सही है, आप इसके साथ घुल मिल के रह के देखिए, राइट? सो नेक्स्ट सेंट्रल मैसेज कहता है कि नेचर जो है उसके छोटे छोटे बदलाव, इन द लास्ट आपको दिख रहा होगा ये, कि नेचर जो है उसके छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए लेखक कहता है, इसलिए हम भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर मेहनत से पढ़ना है ना, तो अपने आप को प्रकृति के संपर्क में ढालिए, अपने आप को प्रकृति के संपर्क में रखिए, ताकि आप अपने माइंड को रिब्रश कर सकें, रिफ्रेश कर सकें, उसको अच्छा बना सकें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्कुराते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ सिर्फ एक शब्द कहूँगा, यहाँ पे लग जाना चाहिए, वो शब्द है I'll wait you all again. Thank you.